हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का आपके चैप्टर संसाधन के रूप में लोग मींस पीपल्स एज रिसोर्स करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर स्टूडेंट आपके लिए एक रैपिड रिवीजन होगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चैप्टर का नाम दिखा रखा है स्टूडेंट, संसाधन के रूप में लोग, एक परिचय। तो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व के बजाय एक परिसंपत्ति के रूप में देखना। मतलब जनसंख्या हमारा एक दायित्व नहीं, मतलब बोझ नहीं है, बल्कि हमारा एक एसेट है, परिसंपत्ति है। तो इसके रूप में हम कैसे देख सकते हैं, इस चैप्टर में हम एनालाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट, मानव संसाधन की परिभाषा। तो संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों, कार्यरत मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी न किसी फील्ड में, का उन लोगों का उनके वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में वर्णन करने का एक तरीका है। ठीक है, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस के निर्माण में उनके योगदान पर जोर देता है। यह अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक मानव संसाधन है। यह देश की कार्यरत शक्ति का प्रतीक है, मतलब जो लोग काम में लगे हुए हैं उनका प्रतीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या से मानव पूंजी तक का सफ़र। मानव पूंजी मीन्स ह्यूमन कैपिटल क्या है। जनसंख्या में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से निवेश किया जाता है जो मानव पूंजी बनता है। तो मानव पूंजी कब बनते हैं, जब उसमें हम शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा के क्षेत्र से निवेश करते हैं। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पाद के ज्ञान का भंडार है। नेक्स्ट है दायित्व नहीं परिसंपत्ति। मीन्स जो जनसंख्या है वो हमारे ऊपर दायित्व मतलब बोझ नहीं है, वो हमारा बल्कि हमारी परिसंपत्ति है। कैसे देखते हैं। विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू। अक्सर हम जनसंख्या को केवल भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन जब इसे प्रशिक्षित किया जाता है तो यह एक उत्पादक शक्ति बन जाती है, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता की बात करते हैं। इन तीनों का निवेश किया जाता है जनसंख्या में, तब ये एक उत्पादक शक्ति के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है मानव पूंजी में निवेश का प्रतिफल। शिक्षा और स्वास्थ्य में किया गया निवेश भौतिक पूंजी की तरह ही भविष्य में उच्च आय के रूप में लाभ देता है। जैसे अशिक्षा से आप उच्च शिक्षा की तरफ देख सकते हैं, लगातार ये स्तर बढ़ता जाएगा, तो इससे हमारे ही देश की आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा और साथ में देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। बढ़ती शिक्षा के साथ बढ़ती आय का रुझान यहाँ पर दिखा रखा है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है। अगर अशिक्षित हैं तो उनकी इनकम भी कम है, मध्य स्तर पर है अगर शिक्षा तो उनकी शिक्षा इनकम का लेवल भी मध्य है, और यदि अगर शिक्षा का लेवल उच्च है तो उनका आय भी उच्च है। नेक्स्ट है भारत की सफलता ज्ञान की शक्ति। हरित क्रांति की हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की, मतलब हरित क्रांति ने दिखाया कि बेहतर ज्ञान, उच्च उपज वाले बीजों से भूमि की उत्पादकता चमत्कारिक रूप से बढ़ सकती है। आईटी क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिद्ध किया कि मानव पूंजी में सॉफ्टवेयर कौशल भौतिक मशीनरी से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट है सकल की कहानी, शिक्षा का मूल्य। तो पाठ में स्टूडेंट आपके सकल की कहानी दिखाई गई थी, जो कि शिक्षा प्राप्त करता है और कैसे अपना विकास करता है। तो शिक्षा से सफलता तक सकल एक शिक्षित और स्वस्थ लड़का था। उसने कंप्यूटर का कोर्स किया और अपनी कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। शिक्षा के कारण उत्पादकता बढ़ी, कंपनी को लाभ हुआ और उसे पदोन्नति मीन्स प्रमोशन मिली। देश की सकल आय में योगदान दिया उसने। तो इस तरीके से एजुकेशन का योगदान होता है। नेक्स्ट है विलास की कहानी, जो कि अवसरों का अभाव था जिसके पास, इसलिए वह अपना डेवलप नहीं कर पाया। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी रही, विलास को ना शिक्षा मिली और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं। यह गठिया का रोग बन गया और छोटी उम्र से ही मछली बेचने लगा। तो इसमें अकुशल श्रमिक बना वो, उसकी आय बहुत कम रही और संसाधनों के अभाव में जीवन का संघर्ष जारी रहा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, यदि अगर किसी को शिक्षा या स्वास्थ्य का अभाव बचपन से ही रहे तो बहुत चांस है कि आगे जाकर वह इंसान डेवलप ना हो पाए। सकल बनाम हम विलास की जब तुलना करते हैं
तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ सकल और विलास का दिखा रखा है। तो सकल को उच्च शिक्षा मिली, तकनीकी कौशल मिला, और विलास का शिक्षा का अभाव रहा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो सकल में स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से वह फिट था, जबकि विलास जो है गठिया का रोगी और चिकित्सा सुविधा की कमी थी। वहीं कार्य प्रकृति की बात करें तो सकल एक कुशल पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दूसरी तरफ विलास अकुशल श्रमिक मीन्स एक मछली विक्रेता का रूप में कार्य करता था। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो उच्च आय थी सकल की और अर्थव्यवस्था में योगदान दिया देश के इन्होंने। वहीं विलास की हम बात करें तो इनकी आय न्यूनतम थी और जीवन निर्वाह के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है गुणकारी चक्र, वर्चुअस साइकिल, जिसमें शिक्षा का सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे। तो शिक्षित माता पिता शिक्षित और स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों में निवेश करते हैं। यह एक गुणकारी चक्र है। दुष्चक्र की बात करें हम तो अशिक्षित और वंचित माता पिता कभी कभी संसाधनों की कमी के कारण बच्चों के लिए समान परिस्थितियां पैदा करते हैं, केवल कभी कभी। नेक्स्ट हम वैश्विक उदाहरण ले जरा जापान का मॉडल। तो जापान के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, फिर भी वह एक विकसित राष्ट्र बन सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव संसाधन मीन्स जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर भारी निवेश किया, लोगों में भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग करना सीखा। दक्षता और नई तकनीकों ने उन्हें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। जैसे आजकल दुनिया भर में हम जापान के उत्पादों को बेचते हुए देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर 3 क्षेत्र बताए गए स्टूडेंट, जिसमें एक प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन। वहीं हम दूसरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसमें कच्चा माल जो कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त जो यहाँ कच्चा माल होता है उसका विनिर्माण करके उसको उत्पाद में बदलते हैं फैक्ट्रियों में। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। यहाँ पर इसमें शिक्षा, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य और व्यापार दिखा रखा है। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट भी होता है जो कि इन दोनों के बीच में सेवा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्षेत्रों के एग्जाम्पल के रूप में इस तीनों आर्थिक गतिविधियों को जान सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व, मतलब जनसंख्या की गुणवत्ता कितनी अच्छी या बेकार होगी वो किन तत्वों पर निर्धारित होता है। पहला है साक्षरता दर, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 74% था, अब ये बढ़ चुका है। जीवन प्रत्याशा वर्ष की बात करें तो 69.4 वर्ष था, और वहीं शिशु मृत्यु दर जो है वो 2017 में हर 100 व्यक्ति पर 33 बच्चों की मृत्यु होती थी। मतलब अगर 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 33 की डेथ हो जाती थी। तो जनसंख्या की गुणवत्ता ही देश के विकास की दर तय करती है। साक्षर स्वास्थ्य जनसंख्या ही देश की असली संपत्ति है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की चुनौती मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी तब होती है जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। मतलब जितना अमाउंट वो सोच रहे होते हैं अपनी क्वालिफिकेशन अपनी योग्यता के अनुसार, उतना उनको नहीं मिल रहा होता है। इसके प्रभाव की बात करें तो यह जनशक्ति संसाधन की बर्बादी है और अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ को बढ़ाता है, क्योंकि वह लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं अपने एडल्टहुड में आने के बावजूद भी, तो वो एक तरीके के आर्थिक बोझ बन के रहते हैं घरों के ऊपर, जो कि देश के लिए भी एक आर्थिक संपत्ति का नुकसान की तरह ही है। अगर हम भविष्य की राह की बात करें स्टूडेंट्स, तो निष्कर्ष इसका यही निकल सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निरंतर निवेश ही भारत की विशाल जनसंख्या को एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन के रूप में बदल सकता है। तो आज अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने अपना बजट जो है वो पेश किया है संसद में, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में सरकार ने काफ़ी कम निवेश किया है। इस बारे में आपकी क्या राय है स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ही एंड होता है। आई होप इस चैप्टर से आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।